नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। यह प्रस्तुति देश के सर्वोच्च न्यायाधिपति के समक्ष एक खुला आवेदन है। भारत और भारतवासियों के व्यापक हित का संरक्षण अब न सरकार कर सकती है और न विपक्ष। पिछले दिनों के घटनाक्रम ने इसे देश के सामने साबित किया है। इसीलिए अपनी आखिरी उम्मीद को कसौटी पर रखते हुए देश के एक आम नागरिक के संविधान निहित मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत मैं देश के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी से यह निवेदन कर रहा हूं। देश के आमजन यानी आप सब मेरी इस खुली याचिका के साक्षी हैं। इसे आप मेरा हलफनामा भी मान सकते हैं। देश के सभी लोग आज केवल अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं। केवल अधिकार चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं। इस कर्तव्यहीन अधिकारवाद को हवा देकर देश के सभी राजनीतिक दल पूरा सामाजिक माहौल प्रदूषित करने में लगे हैं। क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष, ये सब अपने अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर जन तुष्टिकरण यानी मास अपीजमेंट का एजेंडा आजमा रहे हैं। इस पथभ्रष्ट राजनीति का नतीजा है कि देश की वयस्क पीढ़ी यानी बालिग पीढ़ी नीति भ्रष्ट होकर अंधी और युवा पीढ़ी मौका परस्ती में मति भ्रष्ट हो चुकी है। श्रद्धेय न्यायाधिपति महोदय, किशोरावस्था में मुंह से साला शब्द निकलने पर मेरे गाल पर पड़ा पिता का तमाचा मुझे संस्कार की तरह अब भी याद रहता है और वह बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और सार्वजनिक स्थलों पर अपशब्दों से परहेज करने के प्रति सजग और सतर्क रखता है। यह संस्कार उस समय की वयस्क पीढ़ी के दृष्टिवान होने का प्रमाण है। समाज से अगर वर्जनाएं समाप्त हो गई तो रहेगा क्या? वर्जनाएं जीवन में सूंघने की शक्ति की तरह काम करती हैं। नाक को भौतिक वर्जनाओं का मापदंड यार्ड स्टिक माना जाता है। नाक कटने को इसीलिए तो प्रतिष्ठा और शर्म से जोड़ा गया है। पुराने लोग कहते रहे हैं कि नाक न हो तो मनुष्य खाद्य और अखाद्य का भेद भूल जाए, जैसा अब हो रहा है। पिता और पितामह सरीखे व्यक्ति को गंदी गालियों से संबोधित करने वाली युवा पीढ़ी और उन्हें सही ठहराने वाली अंधी बालिग पीढ़ी भोजन और विष्ठा का फर्क भूल गई है। न्यायाधिपति, क्या आप यह सब नहीं देख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देख रहे कि देश को गर्त में धकेल रहे बेहुदा कुशिक्षित युवक और वयस्क दुर्बुद्धिजीवियों की जमात क्या सांस्कारिक दुर्गति कर रही है देश समाज की? इन्हीं नस्ल दूषित जमातों की वजह से आज माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक वृंद, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और प्रधानमंत्री तक खुलेआम अपमानित हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। प्रधानमंत्री को दी जा रही गालियां पूरे देश ने सुनी। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के इजलास में सर्वोच्च न्यायाधीश को दी गई गालियां भी पूरे देश को सुनाई पड़ी और पूरा देश शर्मसार हुआ, दुखी हुआ। आदरणीय न्यायाधिपति महोदय, अगर अब भी आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण मसले का संज्ञान नहीं लिया और सख्त कालजयी कानूनी समाधान नहीं निकाला तो मर्यादा, आदर्श, शालीनता और सदाशयता का यह देश स्खलित और बदचलन नस्लों के देश में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी ही स्खलित पीढ़ी के प्रतिनिधि भविष्य में सांसद, विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री तक बनेंगे। तब क्या ऐसी ही गंदी बोली राजभाषा बनेगी? तब भारतवर्ष किस बदनुमा स्वरूप में होगा? यह सवाल दिमाग में कौंधता है और बहुत दुखी करता है। निश्चित ही आपको भी करता होगा। न्यायाधिपति महोदय, मुझे नहीं लगता कि आप भी उन न्यायाधीशों की तरह यह मानते हैं कि इस देश को भगवान ही चला रहा है। आपको याद ही होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अप्रैल 2021 को कहा था कि मौजूदा स्थिति में हम सभी यह जानते समझते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। As it stands, we all know this country is being run by God. आदरणीय, आपका सर्वोच्च न्यायालय भी अप्रैल 2017 में ही यह कह चुका है कि हम देश नहीं चला रहे हैं और न ही हमारा ऐसा इरादा है।
वी आर नॉट रनिंग द कंट्री एंड वी डोंट इंटेंड टू। लेकिन एक सामान्य शिक्षित नागरिक होने के नाते मुझको ऐसा लगता है कि जब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से देश नहीं चल रहा और वे अराजक, हिंसक और अश्लील तत्वों के आगे घुटने टेक दे रहे हैं, तो देश आखिर कौन चलाएगा? फिर न्यायाधीशों को अपने कथन में संशोधन करना ही पड़ेगा और देश को चलाने के लिए अपना अभिभावकत्व प्रदर्शित करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। आदरणीय न्यायाधिपति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस निवेदन को संज्ञान में लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करेंगे और न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि यथानुरूप सख्त आदेश भी जारी करेंगे। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने पत्र, संदेश या खबर को संज्ञान में लेकर ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। इसकी लंबी फहरिस्त है। मैं यह याचिका लिखित तौर पर भी आपको डाक से सादर प्रेषित कर रहा हूं। यथा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों और संवैधानिक पीठों पर आसीन व्यक्तित्वों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कानून के जरिए रोक दें या भारत सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि वह निर्धारित अवधि में सख्त कानून लाए। यह देश के वर्तमान और भविष्य एवं समग्र जनहित के लिए अत्यंत जरूरी है। भारतवर्ष को अपसंस्कृति और अराजकता की खाई में धकेलने का जो सुनियोजित कुचक्र हो रहा है, उसे कृपया रोकें। अश्लीलता, अपशब्द और अराजकता फैलाने में लगे दुर्बुद्धिजीवियों, फिल्मकारों, इतिहासकारों, रचनाकारों और अफवाहबाजों को रोकें। उन सभी फिल्मों, सीरियलों और ओटीटी पर चल रही गंदी, अशालीन प्रस्तुतियों को रोकें, क्योंकि अब घरों में परिवार के साथ टीवी देखना तक शर्मिंदा कर रहा है। आदरणीय न्यायाधिपति महोदय, अब यह समय आ गया है जब शालीनता, नैतिकता, मर्यादा, पब्लिक न्यूसेंस और जनहित की नए सिरे से कानूनी व्याख्या हो और सख्त दंड का प्रावधान हो। आदरणीय, एक बार फिर से याद करते चलें कि 1952 में संसद ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 नाम से बिल पारित किया था, जिसमें धारा 5B साफ तौर पर कहती है कि जो फिल्में शालीनता, नैतिकता और जनहित के खिलाफ होंगी, उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इस कानून ने क्या किया? 1952 से लेकर अब तक माताओं, बहनों और बेटियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली सैकड़ों फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन का सर्टिफिकेट दिया गया और टीवी पर भी दिखाया गया। यह सिलसिला आज भी जारी है। ये सर्टिफिकेट जारी करने से क्या होता है? घरों में टीवी पर आने वाली ऐसी फिल्में आप परिवार के साथ कैसे देख सकते हैं और बच्चों को देखने से कैसे और कब तक रोक सकते हैं? आप उन्हें मोबाइल पर खुलेआम परोसी जा रही अश्लीलताओं से कैसे बचा पाएंगे? अब तो बेलगाम ओटीटी प्लेटफॉर्म खुलेआम मां बहन कर रहे हैं और बच्चे उससे सीख लेकर जंतर मंतर पर उसे आजमा रहे हैं। सोशल मीडिया तो अब गंदगी पसारने में बेहद सक्रिय एंटी सोशल वाहक का काम कर ही रहा है, लेकिन उस पर कोई कानूनी लगाम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी यह फोरम बहुत भाता है। आजादी के पहले की बात छोड़ दें, आजादी के बाद से देश में अनगिनत आंदोलन हुए। 1974 का जयप्रकाश आंदोलन सबसे बड़ा, प्रभावशाली और ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। वह भी छात्र आंदोलन था। क्या उस आंदोलन में शामिल छात्रों ने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या कभी उस समय के बुद्धिजीवियों ने असंयत शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या आंदोलन के समर्थक नेताओं ने अराजकता और हिंसा फैलाने का उकसावा दिया? इसका सीधा जवाब है नहीं। आप इसका एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। ये जो आज दुर्बुद्धिजीवियों की जमात गाली और अश्लीलता के पक्ष में अपनी विकृत कुंठा अभिव्यक्त कर रही है, उनके तत्कालीन देवता भी जेपी आंदोलन में शरीक थे। लेकिन क्या उन्होंने कभी ऐसी शर्मनाक हरकत की थी? फिर उन्हीं के अनुयायी आज ऐसा घृणास्पद बर्ताव क्यों कर रहे हैं और अपने पुरखों को ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं?
इसलिए कि वे मंडी में खड़ी विवश देहों से भी बदतर हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन ऐसी ही विद्रूपता और अपसंस्कृति का खुला एग्जीबिशन था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा किसी ने भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात नहीं की। कहीं भी शिक्षा के बाजारीकरण पर कोई विद्वत वक्तव्य नहीं आया। शिक्षा के निजीकरण और कोचिंग के धंधे पर कोई बात नहीं हुई। केवल खुले बाजार में दुष्चरित्रता का बिक्री बट्टा हुआ। न्यायाधिपति महोदय, कृपया इसे रोकें और अपने होने का औचित्य स्थापित कर जाएं। आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आजादी के बाद से लेकर आज तक न्यायपालिका ने असंवैधानिक, प्रतिबंधित या निषिद्ध शब्दों और वक्तव्यों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की। संविधान में भी इसे लेकर घालमेल ही रहा। यह तो विचित्र किंतु सत्य ही है कि कानून ने जाति सूचक गाली को तो अपराध माना, लेकिन मां, बहन, बेटी को लेकर निकाले गए अश्लील अपशब्द और गालियों को अपराध नहीं माना। यह विडंबना नहीं तो क्या है? अगर गालियां कानूनन अपराध हो जाएं तो हिंसा और हत्या जैसे संज्ञेय अपराध होने से पहले ही रुक जाएं। संविधान ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की आजादी के बेजा इस्तेमाल पर युक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कहकर घालमेल कर देता है। न्यायाधिपति महोदय, आप बताएं कि क्या इसमें आवश्यक पारदर्शी संशोधन की दरकार नहीं है? आप ही बताएं कि भारतीय कानून में गाली देना अपराध क्यों नहीं माना जाता? कानून समीक्षा करता है कि गाली किस परिस्थिति में दी गई, उसका उद्देश्य क्या था और उससे क्या प्रभाव पड़ा, और वह गाली किसी अपराध की कानूनी परिभाषा में आती है या नहीं। यह तो बड़ी विचित्र बात है। सुप्रीम कोर्ट के इजलास के अंदर घुसकर मुख्य न्यायाधीश को दी गई गाली की कानूनी समीक्षा क्या है? वह किस अपराध की श्रेणी में है और क्या इस अपराध की सजा माफी है जो आपने दे दी या प्रधानमंत्री ने दे दी? इसे क्या अपराध को नजरअंदाज करने, उसकी स्वीकारोक्ति देने और अपराध का सरलीकरण करने की नीति नहीं माना जाए? यह दुर्भाग्य ही तो है कि हिंसा को उकसाने के इरादे से सरेआम दी जा रही अश्लील गालियों पर देश का सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च सत्ताधीश माफी की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। तो कैसे चलेगा देश का लॉ एंड ऑर्डर? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि सिर्फ गाली देना, अपशब्द बोलना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अश्लीलता नहीं माना जा सकता। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायाधीशों ने गंदी गालियां देने वाले आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता से जुड़े अपराध को साबित करने के लिए केवल गाली देना पर्याप्त नहीं है। तो क्या कानून गाली देने के बाद होने वाले अपराध की प्रतीक्षा करे? सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने कहा कि किसी शब्द या भाषा को कानूनी रूप से अश्लील तभी माना जाएगा जब वह कामुक हो, यौन उत्तेजना पैदा करती हो और उसे सुनने या देखने वालों के नैतिक स्तर को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो। तो बताएं, क्या जंतर मंतर पर यह सब नहीं हुआ? फिर ऐसे समाज विरोधी तत्वों को माफी? यह किस तरह का देश हित, जनहित और संविधान हित है? न्यायाधिपति महोदय, इसे पुनर्परिभाषित कौन करेगा और विरोधाभासी संवैधानिक व्यवहार से देश को मुक्ति कौन दिलाएगा? आपकी सर्वोच्च अदालत में न्याय की उम्मीद वाली यह गेंद रखता हूं और प्रतीक्षा करता हूं। आम कानून पसंद नागरिक यही तो कर सकता है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। नमस्कार, जय हिंद।